Namaskar, welcome in AS Starter. Now I am teaching you एनुअल क्वेश्चन पेपर 2019-20। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एनुअल जो क्वेश्चन पेपर है 1920 का वो पेपर कंटिन्यू में करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब आप आगे से देखो, और अगर आपको पिछले क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधा उस वीडियोस में पहुँच जाएंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो 25वां क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। द कर्व सर्फ एरिया ऑफ ए कोन। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सी फिगर है। ठीक है, अब इसने बोले कौन की फिगर है, CSC जो है वो 308 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आगे बोला रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो TS से निकालना है। आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लेना। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। CSC ऑफ कौन कितना दे रखा है, 308। तो सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी, तभी फिगर सबको क्लियर होगा। देखो ये कौन है, इसको हाइट कहा जाता है, इसको रेडियस कहा जाता है, और ये जो तिरछी जो लाइन जा रही है ना, इसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, और CSC का मतलब पता है क्या होता है? CSC का मतलब खाली इस चीज़ से है। ये जो चीज़ है ना CSC में इंक्लूड नहीं होती। जब CSC में ये चीज़ इंक्लूड कर देते हैं ना, बेस, एरिया ऑफ बेस, तो ये TS से बन जाता है। समझ में आ गई? देखो CSC को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSC ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? पाई RL। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूं। TSC ऑफ कोन क्या होता है? पाई R इन ब्रैकेट R प्लस L। अब ये कैसे बना, ध्यान समझो। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो TSC होता है ना वो टोटल होता है, और टोटल का मतलब क्या होता है? CSC ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हिंदी वाले, शंकु का कुल प्रस्थ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस। अब देखो बना कैसे, ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, ध्यान समझो। अब CSC ऑफ कोन क्या होता है? पाई RL होता है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप फॉर्मूला को भी भूलोगे नहीं, और जब फॉर्मूला नहीं भूलोगे तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस देखो ये ध्यान से, ये कौन सी शेप है? सर्कल की शेप है ना, तो सर्कल का एरिया क्या हुआ? पाई R स्क्वायर हुआ। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, पाई पाई कॉमन ले लिया, इसमें भी R है, इसमें भी एक R है, R आ गया। यहाँ क्या बचा? L, और यहाँ क्या बचा? एक R बचा, क्योंकि 2 R थे ना, एक R तो बाहर आ गया, तो पाई R ब्रैकेट में L प्लस R, यही बना ना फॉर्मूला। क्लियर हो गया? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? आयतन। अब आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H अपॉन में 3। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना सामान भर सकता है। देखो अगर पेंट लगा कर रहे हैं तो एरिया निकालेंगे, लेकिन अगर इसे फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। आपको क्लियर होना चाहिए कि एरिया कहाँ लगाया जाता है और वॉल्यूम कहाँ लगाया जाता है। अगर ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इसके अंदर मुझे रेत को भरना है तो आप क्या लगाओगे? वॉल्यूम लगाओगे। अगर मैंने बोला इसके ऊपर मुझे कागज़ को लगाना है तो आप क्या लगाओगे? एरिया निकालोगे। ठीक है, क्योंकि हम इस पर यहाँ पर लगा रहे, पूरा भर नहीं रहे हैं। अगर जब भरने की फिल की बात आ जाती है वहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। इस बात को क्लियर कर लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नहीं बोलेगा कि वो वॉल्यूम है या एरिया, तो आपको खुद पता लगाना होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब L और R और H में क्या रिलेशन है? ये बिल्कुल सेम वैसे ही जो पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम में ये L 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस लेते हैं ना, यहाँ पर L लिखते हैं, मतलब कर्ण होता है ये। ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, बाकी दोनों को टोटल करके स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला। इसे क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलेंगे त्रिज्या, इसे बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, अगर आपसे R निकालने के लिए पूछ लेगा तो आप इस H को इधर ले जाओ, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया H निकालो तो आप R को उधर ले जाओ, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक ही फॉर्मूले को कई तरह से डिराइव किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि CS से कब निकालना है, TS से कब निकालना है। समझ में आ गई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर वो बोल रहा है एरिया ऑफ बेस को इंक्लूड कर रहा है तो वो TS से निकालना है। अगर एरिया ऑफ बेस की बात नहीं कर रहा तो हमें CS से निकालना है। समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बता दिया ताकि क्वेश्चन कराने में ईजीनेस हो जाए। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दिए होते हैं उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ तो क्लियर कर दिया कि CS से दे रखा है ना, और रेडियस भी दे रखी है। तो अब हमें क्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा? L निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? L। क्लियर है? क्योंकि L निकालेंगे तभी तो हम TS से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या कहा, जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, और एरिया में पावर 2 लगते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही होती है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? CSA ऑफ कोन।
ठीक है, ये हमने सामने लिख दिया जो वैल्यू दे रखी है। जब हमें वैल्यू सामने दे रखी हो तो फॉर्मूला उसके नीचे लिख लो यहाँ पर, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में दे रखा होगा पाई की वैल्यू कितनी लेनी है। अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी मान लो, 22/7 मान लो या 3.14 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन में जो आपको इजी लगे वो ले लेना। यहाँ पर हम 22/8 22/7 ले लेते हैं। अब आर कितना गिवन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आर गिवन है 7 दे रखा है, तो हमने आर कितना ले लिया, 7 ले लिया। एल कितना गिवन है हमें नहीं पता, एल ही तो निकालना है, ठीक है। जब हमें एक चीज़ दोगे तो एक चीज़ गायब भी कर देगा और एल अब उससे निकाल लेंगे। अब ध्यान देखो, ये दोनों 7 ऊपर है 7 नीचे है। जब ऊपर नीचे होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में हो तो काट सकते हैं, है ना। अब 22 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये 22 मल्टीप्लाई में जाके इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे काटना है, ठीक है, काटो। ध्यान से देखो, अगर आपको 22 का टेबल आता है तो आप सीधा काट दोगे, 22 एकम 22, 22 चौका 88, ठीक है। नहीं तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसे एक कैरी कर दिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 11 से काट लो, 11 एकम 11, एक इसे कैरी कर दिया, 4 कैरी आ गया, और 11 चौक 44, तब भी 14 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, एल निकल गया। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा टी एस से, क्या पूछा है, टी एस से। तो टी एस से कैसे निकालेंगे, टी एस से ऑफ कोन, हिंदी में क्या बोलेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, लिख अपने आप लेना, पाई, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कैसे, आप ये बड़ा करके भी लगा सकते हो, ठीक है, और आप सीधा ऐसे कॉमन लिया हुआ भी लगा सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है। पाई कितना दे रखा है, 22/7, आर कितना दे रखा है 7, आर कितना है 7, और एल कितना निकाला है 14। अब देखो ये ऊपर नीचे है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है 22, और यहाँ पर कितना है 14 और 7 कितने हो गए 21। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूना 42 का 2 आ गया, ऊपर 4 कैरी आ गया, 21 दूना 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन एक बात सोच लो, आपको पूरा एग्जाम में पेपर करना है या नहीं करना। अगर करना है तो आपको मल्टीप्लाई जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ी थी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये भी बता दिया। तो उम्मीद करूँगा आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर इसने बेलन की बात करी है। किसकी बात करी है, बेलन की बात करी है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई, एक 5 और 3 दे रखी है, उसका अनुपात दे रखा है। देखो 2 लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई की रेशियो दे रखी है 5:3, यानी कि जो पहला बेलन है उसकी ऊंचाई बड़ी है और दूसरे बेलन की ऊंचाई छोटी है, ठीक है। आगे बोल रहा है उनकी त्रिज्याओं में 2 और 3 है, और यहाँ पर अब पहले की ऊंचाई बड़ी थी ना, पहले की ऊंचाई बड़ी थी ना, लेकिन यहाँ पर उसकी त्रिज्या छोटी है, ठीक है, और दूसरे वाले की त्रिज्या बड़ी है। यानी कि फिगर अगर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, मतलब पहले वाला बड़ा बनाना है लेकिन उसकी त्रिज्या क्या करनी है, आपको छोटी कर देनी है। समझ में आ गई। दूसरे वाला आपको छोटा बनाना है लेकिन उसकी त्रिज्या क्या कर देनी है, बड़ी कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जब रेशियो में दे रखा होता है ना बच्चों, तो उसको अलग करने के लिए हमें लेट मान लेना पड़ता है। तो यहाँ दे रखा है ऊंचाई 5 और 3 दे रखी है, तो लेट, ठीक है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये हमने इसे फर्स्ट नाम दे दिया, इसे हमने सेकंड दे दिया, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो कितना दे रखा है इसने रेशियो, हाइट 5:3 दे रखा है, तो यहाँ हमने 5x आ गया। और हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या आ गया, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई फिर दूसरे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना। अब उसके बाद इसने बोला त्रिज्या, तो वही लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो ध्यान से 2:3। जब रेशियो को अलग करते हैं तो x लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर x तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पे x नहीं लगा सकते, y लगा लेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, यहाँ पे x मान ले तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर, रेडियस सेकंड सिलेंडर कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। देखो हाइट जो देखी थी 5:3 में दे रखी थी और वो 2:3 दे रखी थी, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब जो क्वेश्चन में बोला वही हम करेंगे। क्वेश्चन में बोला है दोनों के आयतनों का अनुपात, आयतन बोला ना, वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम मतलब कितना भरेगा, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, इंग्लिश में लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ
2 सिलेंडर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। हिंदी वाले लिखेंगे पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखो मैंने अभी आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, है ना। लेकिन बेलन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, देखो फिगर जैसी मर्जी हो जाए, अगर वो बेलन बोल रहा है तो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का है। अब यहाँ पर 3 लगता है शंकु में, ठीक है, और यहाँ पर बटे में 3 नहीं लगता। एक याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो पता है क्या है, अगर आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना आपको भी पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करा हुआ है। देखो ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को जब हम काटेंगे ना ऐसे, तो इसमें 3 कोण बन जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसलिए जो कोण होता है ना, उसके जो वॉल्यूम में बटे में 3 लगाया जाता है, क्योंकि अगर सेम हाइट हो सेम रेडियस हो तो वो जो कोण होगा ना उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। समझ में आ गई? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर होता है उसके फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का पाई स्क्वायर एच होता है, तो जो कोण होगा उसका पाई स्क्वायर एच ही होगा, लेकिन बटे में क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 3। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपको समझ भी आ गया होगा और फॉर्मूला भी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूले में। अब फटाफट देखो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या है? देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है ना। देखो अगर हमने यहाँ भी आर यहाँ भी एच सेम लिख लिया तो इसका मतलब हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हाइट दे रखे इसे h1 लिख लो, इसको h2 लिख लो, इसको रेडियस है तो इसे r1 इसे r2 लिख लो, और फॉर्मूले के अंदर भी आप क्या करोगे, यहाँ 1 1 या 2 2 डाल दोगे। क्लियर हो गया? अब पाई से पाई तो कट गया, खोलना मत, पाई से पाई कैंसिल। अब r1 कितना दे रखा है? अब बताओ r1 कितना दे रखा है? 2y। ठीक है, और पावर कितनी लिखी है? 2, तो 2 बार लिख देंगे। और h1 कितना दे रखा है? h1 कितना है? 5x, तो यहाँ 5x लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद r2 कितना दे रखा है? ध्यान से देखो 3y, तो 3y 2 बार लिख देंगे। और h2 कितना दे रखा है? 3x, कितना दे रखा है? 3x, तो 3x लिख देंगे। अब देखो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या ऊपर नीचे को कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो यहाँ 2 है, 2 है, 5 है, यहाँ 3 3 3 है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो 5 2 जा 10 2 जा 20, 3 3 जा 9 3 जा 27। इस तरीके से आंसर क्या आ गया? 20:27। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इसके और वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो और में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो एक खोखले अर्धगोले में जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर में आ जाए। देखो मतलब वो कह रहा है कि एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और में क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के अंदर एक शंकु जो है ना आ जाए। देखो बच्चों, इसमें बोला क्या है? इसमें बोला कि एक पूरे के पूरे अर्धगोले के अंदर जो एक शंकु को अगर पूरे ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाए मैक्सिमम, उसका कितना वॉल्यूम निकलेगा? किसका? कोन का। इस फिगर को अगर आप ऐसे सोचो, थोड़ा माइंड में इमेजिन करो कि ये एक क्या है, कोन है, ये ऐसे बन रहा है, ध्यान देखो, और ये एक अर्धगोला है जो ऐसे जा रहा है ना। अब आपको पता होगा ये अब इससे टच कर रहा है, तो ये जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है तो वही त्रिज्या जो वो शंकु की हो जाएगी, और ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी। एक मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, बराबर होगी। ठीक है, ऐसी एक अगर पूरा गोला है, पूरे गोले के अंदर ये अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हुई, लेकिन इसने क्या बोला? अर्धगोला। ये चीज़ हटा दी, ये चीज़ हटा दी, तो ये क्या बन गया? अर्धगोला। तो इस अर्धगोले में ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी अर्धगोले की। और अगर यहाँ पर इसने ऐसे कोण डाल दिया तो ये जो त्रिज्या है ये शंकु की क्या हो गई? ऊंचाई होगी। इसका मतलब आपने क्या सीखा? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान समझना, एक दो बार दोबारा देखोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही फायदा होता है वीडियो का। तो इसका मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो शंकु की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 7। यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है? 7। क्योंकि आप शंकु का आयतन तभी तो निकालोगे जब आप उसको त्रिज्या और हाइट पता होगी। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
अब हमें हाइट पता होनी चाहिए शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी उसकी ऊंचाई होती है ना। तो शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर। अब हमें इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तो ये मैक्सिमम निकल जाएगी। पाई की वैल्यू कितने, 22/7, आर कितना दे रखा है 7, आर कितना दे रखा है फिर 7, एच कितना दे रखा है फिर 7। अब पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे में, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई में 7 7 49 अपॉन में 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये 26 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 27 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन सी का 27 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें बोला है कि आपको जो है एक्चुअल कैलकुलेशन के बिना ही इसका आपको सोल्व करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है आपको, ठीक है। और जब हमने मिड टर्म का पेपर किया था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ईजी है, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर में से है, लेकिन बुक का क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेस वहाँ पे समझाया गया था। ये देखो, जब क्यूब आ जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूब वाला आ जाए और साथ में कुछ भी ना हो, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि क्या a + b + c, a b और c जोड़ने पे 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है इफ़, तो अगर ये 0 आ रहा है तो देन a की क्यूब मतलब a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब इक्वल टू होगा 3abc, ठीक है। इस फॉर्मूले को पूरा ड्राइव करना जो है चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। मैंने, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। 2.5 एक्सरसाइज में दिख जाएगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या ऐसा बन रहा है, जब क्यूब वाला आए तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए। अब चेक करो, इसको इसको और इसको ऐड करो कि क्या 0 आ रहा है, और चेक करते हैं, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन पेपर देख लो, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो x - 2y + 2y - 3z + 3z - x। अब ऐड करो, देखो प्लस का x है माइनस का x है, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस का 2y प्लस का 2y इससे कैंसिल हो गया। माइनस का 3z प्लस का 3z इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आ गया ना 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इक्वल लगा के क्या लिख देना है 3a। a कितना है x - 2y, b कितना है 2y - 3z, और c कितना है 3z - x। आपका ये आंसर आ गया, बस समझ में आ गई। यहाँ लिख देना सिंस a + b + c 0 है, तो इसलिए आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। बस ये इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही होता है। 28 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कह रहा है आपको इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। पिता की जो उम्र है वो उसके बेटे की उम्र के दुगने की आयु के 7 गुने के बराबर है। सुन रहे हो, पिता की आयु का दुगने पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर है। ग्राफ खींचकर पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अगर पुत्र की आयु 10 है तो ग्राफ के थ्रू आपको बताना है। समझ में आ गई। जब हमें देखो क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार ध्यान से देख लो कि इसमें 2 चर बोले हैं ना, यानी कि 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको। और इसमें बोला रैखिक मतलब दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। जब भी 2 चर बोले, 2 वेरिएबल बोले, तो देखो 2 पर्सन कौन कौन से, एक पिता है और एक पुत्र है, तो दोनों को, एक को x और एक को y मान लो। जब भी याद रख लो 2 वेरिएबल बोले, ठीक है, 2 वेरिएबल बोले, 2 चर बोले, तो आपको x और y मान लेना है। वैसे आप p को भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम x y लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमने पिता की उम्र कितनी मान ली, x ईयर्स मान ली। यूनिट जरूर लिखना बच्चों, ठीक है। और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन ऑफ हिज सन लिख दो। उसके बेटे की उम्र को y मान लिया, y ईयर्स।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हिंदी में बोलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है, देखो सिंपल क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, उसने बोला है पिता की आयु को 2 गुना कर दो, पिता कौन है x, उसको डबल कर दो, लिखा ना, ये देखो ये लिखा ट्वाइस द एज ऑफ फादर, डबल कर दिया, इक्वल इक्वल लगा दो, क्या कह रहा है 7 टाइम्स, टाइम मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा कर दो बेटे की उम्र का, बेटे की उम्र कितनी है y, तो 7। देखो एक बात सोचो, पिता बड़ा है बेटा छोटा है, तो पिता को कम अमाउंट से और बेटे को ज़्यादा अमाउंट से गुणा करें तभी तो बराबर आएंगे। अब खुद सोचो, पिता 10 साल का, ठीक है, सॉरी पिता जो है वो 70 साल का है, ठीक है, और बेटा जो है 10 साल का है। अब आपको अगर दोनों को इक्वल करना है तो 7 से किसको गुणा करोगे, बताओ किसको गुणा करोगे, बेटे को तो करोगे तभी तो बराबर होगा। अगर पिता को गुणा कर दोगे तो बेटे के बराबर हो सकता है नहीं ना। तो इसलिए देखो छोटी अमाउंट से जो है पिता को गुणा करेंगे और बड़ी अमाउंट से जो है, ठीक है, वो पुत्र को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेटे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि 2 से किसको मल्टीप्लाई करें, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ने बोला है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ये प्लस का जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू में 0 बन गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब उसने बोला है इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ लिखा है ना। अब आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में क्या करेंगे, अब वही मैंने क्या आपको सिखाया था, पहले x बराबर 0 ले लो, ठीक है, x बराबर 0 ले लो। पर एक बार बताओ, क्या उम्र कभी 0 में होती है, तो कोशिश करो जब क्वेश्चन जैसा आए उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सोचो। हमने क्या ले लिया, x जो है ना, x जो हमने ले लिया 20 ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है, तो 20 की अब यहाँ पुट करो 20, 2 10 20 माइनस 7y इक्वल टू में 0, तो 40 माइनस 7y इक्वल टू में 0, माइनस का 7y प्लस का जाके माइनस का 40 हो गया। अब ये नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये पॉइंट में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो कुछ और वैल्यू पुट कर लो। आप समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आप ऐसी वैल्यू पुट कर लो जिससे कट जाए 7 से, ठीक है, तो 7 से क्या कट सकता है, 35 कर सकता है, 4 और ठीक है 70 कर सकता है। तो आप 2 को किससे गुणा करें, 35 से गुणा कर लें, है ना। तो हमने अगर x की जगह हम 35 रख लेंगे तो कितना आएगा, 35 गुना 50 आएगा, तो भी नहीं आ रहा। तो मतलब कहने का भाई ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे कट जाए, उससे ईजी हो जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसको अकेला कर लो, 2x इक्वल टू 7y हो गया, माइनस का 7y जाके प्लस का हो गया, x कितने का आ गया 7y अपॉन में 2। हालांकि पॉइंट में कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इससे आपको ईजी रहेगा। अब आप सोचो कि y की जगह आप क्या पुट करो, यहाँ y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y की जगह क्या पुट करो कि 2 से कट जाए। हमने y इक्वल टू 20 ले लिया, क्या ले लिया 20, y इक्वल टू जो 20 लेंगे तो ध्यान से देखो 7 मल्टीप्लाई 20 अपन में 2, तो इससे कट जाएगा 70 आ जाएगा। तो y अगर 20 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब हमने y इक्वल टू क्या ले लिया 10 ले लिया, क्या ले लिया 10, ठीक है, y इक्वल टू जब 10 लेंगे तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 35 आ जाएगा। समझ में आ गया, y इक्वल टू 10 लेने पर कितना आएगा 35 आएगा। क्लियर हो गया, ये आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसका फटाफट ग्राफ बना लो। अब आप कहोगे कि 0 0 क्यों नहीं पुट करा, कर लो। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रकम नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने 0 0 नहीं लिया था, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूँ, ठीक है। और ये पॉइंट वाला भी ले सकता था लेकिन इससे कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए पॉइंट वाला भी नहीं लिया, ठीक है। जैसे अगर आप 40/7 लोगे तो 7 पंजे 35, उसके बाद 5 है 7 49, 5.7 आएगा, तो उसको आपको थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे ईजिली निकल जाए। ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। अब यहाँ 70 और 35 के आसपास वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ 5 का टेबल ले सकता हूँ, 10 का टेबल ले सकता हूँ, तो मैंने 10 का टेबल ले लिया, ठीक है। ऐसा टेबल लेना होगा जो इक्वल आए 60 70, ठीक है। ये मैं रफ में बना रहा हूँ तो आपको अच्छे से ग्राफ पर बनाना है, ठीक है। अब देखो 70 पे 20 है, x का 70 है, x का 70 ये रहा, ठीक है, और y का 20 का है ये रहा। तो ये दोनों कहाँ 90 पे काट रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और अब उन्होंने बोला x का 35 y का 10, x का 35 का ये रहा और y का 10 का ये रहा, ये दोनों कहाँ 90 पे बना रहे हैं यहाँ, तो इस तरीके से। और फिर 0 0 ये याद रखना, जब x और y दोनों हो और कांस्टेंट नहीं होता तो हमेशा ओरिजिन से जाएगी, आपको खुद ही आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ओरिजिन से जाएगी, ये चली गई, समझ में आ गई। अब उसने एक क्वेश्चन में बोला जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने बोला अगर बेटा 10 साल का होता तो
देखो हमने निकाल लिया था पहले ही, अगर बेटा 10 साल का है तो बाप कितने साल का होगा, पिताजी कितने साल के होंगे, 35 साल के होंगे। बस हमारा आंसर यहाँ लिख देंगे, अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता की उम्र कितनी होगी, 35 साल। इफ़ द एज ऑफ द सन इज 10 ईयर्स देन द एज ऑफ द फादर वुड बी 35 ईयर। क्लियर हो गया। अब इसका और वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि दोनों में से एक करना था। ठीक है, ये तो बड़ी क्वेश्चन थी, कई बार बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये तो बनी बनाई क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है। तो दोनों में से किसी एक को अकेला कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वाई को इधर ले गया मैं, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ तो देखो मैंने ड्रैग कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, वहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं थी, इसलिए वहाँ मैंने जरूरत नहीं समझी। अब यहाँ देखो कांस्टेंट वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, मूल बिंदु से कभी होके नहीं जाएगा जीरो में, है ना। अब देखो मैंने क्या करा, प्लस का 3 जाके माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई वाला 2 जाके डिवाइड हो गया। अब जहाँ वाई है वो वैल्यू पुट कर दो, जहाँ वाई वैल्यू पुट कर दो। माना y इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट वैल्यू हो तो 0 0 ले लेना चाहिए ताकि बहुत इजीली निकल जाए। y इक्वल टू क्या ले लिया, 0। तो जहाँ y है ना वहाँ 0 लिख देंगे, ये नहीं कि y भी लिख दो और 0 भी, तो कोई सर ने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, कितना आ गया, 12/2, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था अगर आपको ईजी लगता है ये वाला तरीका, तो अब x की जगह 0 ले लो। सुन रहे हो, ये आसान होता है, एक बार y की जगह 0 लिया, एक बार x की जगह 0, लेकिन तभी लगाएंगे जब हमें कांस्टेंट दे रखा होगा। ठीक है, तभी ये बहुत इजी रहता है, इससे 2 ही निकालने पड़ते हैं। ठीक है, x की जगह 0 लिख दिया, हालांकि आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देखो मैंने अब x की जगह 0 लिख दिया। अब ये ध्यान से 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला 2 जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ गया। अब माइनस का 3y जाके क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम में को नीचे करना है। ठीक है, माइनस का 3y जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला जो 3 है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब आप फटाफट बॉक्स बना लो, एक्स वाई। जब आपने x 0 लिखा था तो y आपका कितना निकला था, 4, है ना, ये देखो। और जब आपने y 0 लिया था तो आपका कितना निकला था, x 6। तो इससे क्या होता है, ईजी होता है। फिर हमने ऐसे लाइन डाली, फिर यहाँ 6 और 4 का तो 2 का डिफरेंट ले लिया। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैंने 2 का ले लिया, आप 1 का भी ले सकते हो, लेकिन वो लेना जो क्या हो, इक्वल हो। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो माइनस का 2 इधर, माइनस का 4 इधर, माइनस का 6 इधर। अब फटाफट देखो x का 0 y का 4 है, कहाँ पर आएगा। देखो जब मैंने क्या कहा था, जब दोनों में से कोई एक 0 होता है तो वो हमेशा उस एक्सिस पर आएगा जिसकी वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू दे रखी है ना 4, तो y का 4 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों में से एक 0 है तो ये भी किस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा। किसकी वैल्यू दे रखी है, x की, तो x का 6 आएगा। बस अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जो आपने लाइन ड्रॉ करी उसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख देना। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एरो बना देना। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लिखना पूरे डिटेल लिखना, ये नहीं कि मैंने नहीं लिखी तो आप नहीं लिखोगे। ठीक है, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको आज 28 तक क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ भी आया होगा। और इस तरीके से ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।